वेलकम बैक गाइस। आज के दिन के लिए HAS के बैच का ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा एंड वीकेंड्स पे वैसे तो हम क्लास नहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट फ्राइडे को अभी क्लास स्टार्ट की है, कल ही क्लास स्टार्ट की है, तो आई थॉट कि चलो एक दिन मैं अभी आज सैटरडे को भी क्लास ले लेता हूँ, बट इसको हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, राइट। एंड फिर हम देखते हैं क्या बेटर रहेगा आपके लिए, रिकॉर्डेड या लाइव, और जैसा आप लोग नीचे कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर लेंगे कि इसको रिकॉर्डेड रखा जाए कि लाइव रखा जाए। बाकी जिन लोगों ने अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसके नीचे लेक्चर के नीचे हमारा लिंक डला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको भी ज्वाइन कर लो और साथ में आप यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू कीप वॉचिंग ऑल दीज लेक्चर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। फाइन। सो कल के लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था, सर ब्लैक स्लाइड्स हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कलर चेंज कर दिया। वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग दैट कीप यू हैप्पी, दैट ब्रिंग गुड रिजल्ट फॉर अस, फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर यू एंड फॉर अस, राइट। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेलिएंट फीचर्स। बाकी कल के नोट्स और ये वाले नोट्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल चुका हूं, किसी को नहीं मिलेंगे तो बता देना भाई, मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सेलिएंट फीचर्स। अब जब हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो क्या क्या फीचर्स हैं, आए एक बार उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, वी हैव द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथिएस्ट भी है और रिटन भी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, बेसिक सी चीज क्या याद रखनी होती है यहाँ पर, कि ना दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। एक तो होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका फर्स्ट और बेस्ट एग्जांपल तो यूएसए था, और साथ में हमारे पास भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो तो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम है, राइट। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान नहीं लिखा गया तो है क्या? तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये कन्वेंशंस पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस इवॉल्व हो जाती हैं ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, जिनके बेसिस पे फिर आप अपने कानून बनाते रहते हो। कन्वेंशन रीति रिवाज बन जाते हैं, जिनके आधार पर फिर आप कानून बनाते जाते हो, राइट। सो भारत पे हमारे पास व्हाट वी हैव द लेंथिएस्ट, लॉन्गेस्ट एंड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथियस भी है, रिटन भी है। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया? कितना बड़ा है प्रेजेंटली और ओरिजिनली अगर हम इसको देखें ना, सो प्रेजेंटली हमारे पास ना 465 आर्टिकल्स हैं, ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे। अब इस चीज को लेके ना एक डिस्प्यूट रहता है, क्या वाकई में 465 आर्टिकल्स हैं या 395 आर्टिकल्स ही हैं? सो इशू पता है क्या है? देखो, आर्टिकल तो 395 ही माने जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट आर्टिकल तो 395 है, उन्होंने 396, 397 नंबर तो ऐड नहीं किया। सो अब इशू पता है क्या है, जो उन्होंने बीच में कुछ आर्टिकल्स डिलीट कर दिए, कुछ के उन्होंने पार्ट्स बना दिए। जैसे ना जो हमारे पंचायती राज वाला चैप्टर है, उसमें तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड हो गए हैं, राइट। तो उसके हिसाब से कुछ लोग बोल देते हैं कि अब 465 आर्टिकल्स हैं, बट लास्ट नंबर ऑफ आर्टिकल तो 395 ही है। तो ओरिजिनली 395 थे, अभी भी 395 ही हैं, लेकिन अगर आप नंबर काउंट कर दो तो वो शायद 465 बन जाता है। ओरिजिनली 22 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया था, अभी 25 पार्ट्स हैं। और ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसके 8 शेड्यूल थे, आज हमारे पास 12 शेड्यूल हो गए हैं। सो एक बहुत ही विशाल संविधान जो हमने लिखा, अ लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, which now has 465 articles. Originally there were 395. Originally it was divided into 22 parts. Now it is 25 parts. And originally there were 8 schedules and now we have 12 schedules. So इतना विशाल कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के क्या कारण थे? सो आप बोलो कि ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो इंडिया एक बहुत ही विशाल देश है, वास्ट पॉपुलेशन एंड वास्ट टेरिटरी, एंड उस पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी भी बहुत है। सो सबका ध्यान रखना पड़ना था, सबके बारे में सोचना था, रीजन्स के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, कास्ट के बारे में, राइट। वो सब कुछ सोच के एक संविधान लिखा जाना था। सो ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा देश, जितनी विशाल जनसंख्या, जितनी ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी, उसके हिसाब से उतना ही विशाल हमारा एक संविधान बनाया गया। अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें
तो इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का एक्ट जो ब्रिटिश ने पास किया था, विच वॉज द लास्ट एक्ट टू बी पास बाय ब्रिटिश बिफोर फाइनली पासिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये एक्ट खुद में ही एक बहुत विशाल एक्ट था, क्योंकि ब्रिटिश को भी ये रियलाइज हो गया था कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और सबका ध्यान रखते हुए और सारे रीजन्स का, सारी कास्ट का, सारे रिलीजन्स का ध्यान रखते हुए उन्होंने भी एक बहुत विशाल संविधान उस टाइम पे तैयार कर दिया था। फिर हमारे पास ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है। हमने ना अलग नहीं किया कि यूनियन के लिए अलग से लिख दिया डॉक्यूमेंट और स्टेट्स के लिए अलग से लिख दिया। तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसमें यूनियन के और स्टेट्स के सबके हिसाब से हमने कानून एक ही जगह पे लिख दिए। एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था डोमिनेशन ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो सारे लॉ में एक्सपर्ट थे। मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम वर द लीगल ल्यूमिनरीज। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई बार लोग क्या बोल देते हैं, इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज। किसने बोला? M.Y. पेले साहब ने। तो वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज। जो वकील लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उन लोगों ने सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में लिखा भी, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। हर चीज को पूरी तरह से डिटेल में लिखा, इसके साथ और क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, कहां पे इसकी कोई शॉर्टकमिंग हो सकती है। तो एक एक चीज को ध्यान में रख के सारे प्रोविजंस को बहुत डिटेल में लिखा गया। इस कारण से जो भारत का संविधान है वो लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। सो पहला फीचर हुआ लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, नाउ दैट वी हैव फर्स्ट फीचर डन, लेट्स मूव टू द second feature of Indian Constitution. Second feature है the Constitution of India is drawn from various sources, right? अब आपको ये तो पता ही होगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी कुछ बातें बोली थी। उन्होंने एक चीज बोली, बहुत ही सिंपल थी, मैं आपके लिए वो लाइन बोलता हूँ, इसको थोड़ा आप समझ लेना। डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि देखो यार, जिस टाइम पे मैं संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा हूँ, when the process is being undertaken by this Constituent Assembly of India, कब कर रही है ये? दिसंबर 1946 में, राइट? दिसंबर 1946 को ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं भाई, जिस टाइम पे हम ये संविधान लिखना शुरू कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक वैक्यूम में स्टार्ट कर रहे हैं कि जीरो, अभी कुछ भी नहीं है दुनिया में। दुनिया में अगर देखो तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, प्रेसिडेंशियल भी है, पार्लियामेंट्री भी है, बाकी कई तरह की सरकारें चल रही हैं। तो मैं कुछ बिल्कुल नया लेके आऊं, या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा ये बिल्कुल ही कुछ नया ला दे, ये तो संभव नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू? हम भारत के जो सर्कमस्टेंसेस हैं इसको ध्यान में रखकर दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करेंगे। जिस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस्ट फीचर होगा पहले हम उसको बोरो करेंगे, फिर उसको थोड़ा इंडियनाइज्ड करेंगे, मींस कि वो इंडिया के सिस्टम में फिट बैठ जाए। बेस्ट सिस्टम, बेस्ट फीचर्स, इंडियनाइज्ड। तो हम बाहर से हर तरफ से कुछ ना कुछ बोरो करेंगे, लेकिन ये ना कोई ड्रेस वो नहीं है कि हम ना कुछ एक ऐसी मिसमैच सी करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, मिक्स मैच नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा, बहुत टेलर मेड होगा कि भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के संविधान से कुछ कुछ बोरो करके उसे एक जगह पे मिश्रित करके भारत का एक नया संविधान लिखा जाएगा जो कि भारत की जरूरतों के अनुसार होगा। तो बोरोड है, लेकिन ये मिक्स्ड बैग ऑफ बोरोइंग्स जो है ये बहुत ही ज्यादा टेलर मेड बोरोइंग है, बहुत ध्यान से की गई चीज है ये, राइट? सो यहां पर ना डॉक्टर अंबेडकर जी की एक बात और है, ही हिमसेल्फ प्राउडली एक्लेम्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। संविधान जितने थे दुनिया में सबको पढ़ के खंगाल के उनमें से बेस्ट चीजें निकाल के हमने भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा संविधान तैयार कर दिया, राइट? अब ना अगर हम देखें डिफरेंट सोर्सेज के लिए कहां से क्या लिया गया, तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा लिया गया। स्ट्रक्चर जो था कि सेंटर होगा, स्टेट्स होंगी, कैसे डिवीजन ऑफ पावर होगा, वो हमने 1935 के एक्ट से उठा लिया। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस आर आइडेंटिकल, राइट? सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है वो 1935 के एक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। देन जो फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनके लिए जो अमेरिका और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर कर गए। फंडामेंटल राइट्स के लिए
हमारे पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन आया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए हमारे पास आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन आया। फाइन। सो जो फिलोसफिकल पार्ट है वो तो हमने ले लिया अमेरिका और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो पॉलिटिकल पार्ट है, राइट, प्रॉपर, जैसे कि पार्लियामेंट्री सरकार चलेगी, राइट, वो सारी चीजें वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या चीजें, ये अभी आपको मैं थोड़ी देर में एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा, राइट। सो अभी हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की। इसमें हमने दो चीजें डिस्कस कर दी। पहली चीज हमने क्या डिस्कस की कि ये लेंथिएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है, जिसमें हमने तीन चीजों के ऊपर बहुत जोर दिया है। एक कि हमारा 1935 के एक्ट के ऊपर बहुत जोर गया। दूसरा हमने देखा कि फिलोसफिकली हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, और पॉलिटिकल पार्ट जो है वो ज्यादातर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट भी आ गया और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का रिलेशन भी आ गया, राइट। अब अगली बात करते हैं, थर्ड फीचर पे चलते हैं। इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड होता है जिसको अमेंड करना मुश्किल हो, सरकार अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से, इजीली, बहुत सुगम ढंग से, बहुत सरलता से अगर संविधान को बदल दे तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या फीचर डाल दिए कि कुछ पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है, जिसको हम बेसिक फिलॉसफी बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, वैसी चीजों को अगर आपको चेंज करना है, उसको अगर आपने अमेंड करना है, तो वो बहुत रिजिड है, बहुत मुश्किल है उसको अमेंड करना। मुश्किल से अभिप्राय क्या है कि उसका एक प्रोसीजर है जो थोड़ा सा टफ हो जाता है, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, राइट। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है, एक ब्लेंड कर दिया हमने, राइट। अब क्या है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। आर्टिकल 368 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस तरह करेंगे, राइट। 368 आर्टिकल में हमने दो तरह की अमेंडमेंट की बात की है। अब ये याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स एज पर आर्टिकल 368। तीन तरह से नहीं होता कि सिंपल मेजॉरिटी से कर लो, स्पेशल मेजॉरिटी से कर लो, और स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स के थ्रू कर लो। ये तीन तरीके नहीं है कि सिंपल मेजॉरिटी से कर लिया, स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट से कर लिया, स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। जो पहली चीज है ना, जिसको हम बोलते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से आपने किया फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, वो तो अमेंडमेंट है ही नहीं है, right? If something can be done through simple majority for the purpose of article 368, it shall not be considered to be the amendment of the constitution. तो बचा क्या? Special majority in parliament and special majority in parliament and ratification by half of the states. अब ये special majority क्या होती है? आओ एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, right? So special majority का क्या अभिप्राय है, एक बार वो देखते हैं। आओ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि हमें ना ये तो पता ही है ना कि राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, राइट। 250 मेंबर हैं राज्यसभा के। अब एक चीज होती है कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट हों कि सेशन चल सके। मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मिनिमम मेंबर्स टू बी प्रेजेंट so that the session of the parliament can continue. So वो हमें पता है कोरम क्या होता है, 1/10। अब अगर हम बात करें 1/10 कोरम है और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, दैट मीन्स 250 में से आउट ऑफ 250 25 मेंबर्स आर प्रेजेंट। अब मैं ये बोलूं कि 25 मेंबर तो प्रेजेंट है भाई, आपके कोरम पूरा हो गया और आप अपना बिल पेश करो और अमेंडमेंट कर लो, इंट्रोड्यूस द बिल फॉर अमेंडमेंट। 25 मेंबर्स आर सिटिंग और सिंपल मेजॉरिटी से आपने बिल को पास करना है। सो सिंपल मेजॉरिटी क्या हो गई, 25 में से 13 लोग मान गए। आउट ऑफ 25 इफ 13 एग्री, दिस इज मोर देन हाफ। सो दैट मीन्स 13 लोग जिस बिल को एग्री कर गए वो बिल पास हो गया। बट हुआ क्या, आउट ऑफ 250 अगर 13 लोग मान गए तो ये मेजॉरिटी कैसे हुई?
ये तो फिर छल हो गया ना संविधान के साथ, इट इज ब्लफ विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी बना कि उन्होंने सारे प्रोसीजर्स को प्रॉपरली डिटेल में समझाया कि भाई अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आपको क्या उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होगा, संशोधन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया को आपको पालना करनी होगी, किस किस प्रक्रिया की, वो इन्होंने बहुत डिटेल में यहां समझा दिया। अब व्हाट इज द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? सो द टर्म यूज्ड इज स्पेशल मेजॉरिटी। नाउ व्हेन दे से स्पेशल मेजॉरिटी, तो उसका मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये रहा कि भाई ऐसा करो कि अगर आपने पार्लियामेंट में, यही राज्यसभा का एग्जांपल रख लेते हैं, 250 मेंबर्स की बात कर लेते हैं, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि देखो अगर आपको राज्यसभा में अमेंडमेंट बिल पास करना है, और ये आप आज ही याद कर लो, अमेंडमेंट बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, दोनों हाउसेस को इंडिपेंडेंटली पास करना है। तो राज्यसभा का एक उदाहरण बना देते हैं। सो वो बोलते हैं जी 2/3 ऑफ द मेंबर्स present and voting must agree, and this 2/3 must be more than 50% of total strength। एक बार इसको समझिए आप, स्पेशल मेजॉरिटी में वो क्या बोलते हैं? 2/3 of the members present and voting must agree, and this 2/3 must be more than 50% of the total strength। यानी कि अगर आज सदन में 100 लोग बैठे हैं, राइट, 120 मान देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा मैथमेटिकली। सो लेट्स से आज राज्यसभा में 120 मेंबर्स आए, तो कोरम तो कितना था? कोरम था सिर्फ 25 लोगों का। 120 बैठे हैं, सेशन तो आराम से चलेगा। अब इन 120 लोगों ने वोट डालना है कि क्या ये अमेंडमेंट बिल पास किया जाए कि ना किया जाए। सो इसका 2/3 एग्री करना चाहिए। 2/3 का मतलब हो गया 80, यानी कि 120 जो लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनमें से 80 लोग इस बिल को एग्री करें। पहली स्टेप हो गई कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मस्ट एग्री। हो गया जी, ये तो पास हो गया। इसका मतलब ना, अब दिस 2/3 मस्ट बी मोर देन 50%, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ का 50% तो 125 बनता है, ये तो सिर्फ 80 है, तो बिल तो पास ही नहीं हुआ। चलो अब देखते हैं, 150 मेंबर्स आ गए थे आज हाउस में और ये हो गए 100 मान गए, ये तो अभी भी पास नहीं हुआ क्योंकि वो तो 125 की बात कर रहे हैं, राइट? अब 180 मेंबर आउट ऑफ 250, 180 मेंबर्स आ गए, इसका 2/3 भी मान गया, ये भी सिर्फ 120 हुआ, अभी भी हाफ से ज्यादा नहीं हुआ। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, एंड इट इज नॉट दैट इजी कि आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग को एग्री करवा लो और वो 2/3 जो हो वो हाफ से, टोटल स्ट्रेंथ के हाफ से ज्यादा भी हो। बड़ा मुश्किल हो गया ना, इसीलिए इसको बोला गया कि ये एक रिजिड मेथड है। दोनों हाउसेज में इंडिपेंडेंटली बिल को 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग विच मस्ट बी मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ये अचीव करना इज नॉट अ सिंपल थिंग, राइट? इसीलिए ये एक रिजिड मेथड हो गया। सो आर्टिकल 368 के मुताबिक इस ढंग से की जाने वाली जो चेंजेस होंगी, दे शैल बी कंसिडर्ड टू बी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक मेथड था कि आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी लेनी है और वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली आपको ये अचीव करना होगा। आई होप आपको यहाँ पर आज स्पेशल मेजॉरिटी की क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं जब लाइव सेशन लूंगा मंडे को तो मैं आपका डाउट वहां पे फिर से क्लियर कर दूंगा। बट अगर आप इसको ध्यान से एक दो बार देख लोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। बाकी नोट्स जो है मैं एक बार दोबारा से अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अदरवाइज बहुत सिंपल है, राज मल्होत्रा IAS एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहां आपको नोट्स और टेस्ट मिलते रहेंगे। दूसरा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे क्या होगा, आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट HAS, करंट अफेयर्स के तो वैसे ही बहुत सारे वीडियोस हम डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड करते ही रहते हैं। सो टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट टू विच वी कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स, वी आर ऑलवेज ready for it. We love to help. Why? Because we understand that
क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी अ राइट, इट मस्ट नॉट बी अ प्रिविलेज। ऑलराइट, सो ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी का एक फीचर। अब एक चीज है, देखो वो बोलते हैं कि 368 आर्टिकल जो है, इसमें आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हो, अमेंडमेंट अगर करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके दो रास्ते हैं। एक है स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, राइट, जो मैंने आपको अभी समझा दिया। स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट वो क्या था, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग विच मस्ट बी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंसर्न्ड हाउस, राइट। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है 1, यानी कि ये वाला प्रोसेस तो आप पूरा करोगे, पार्लियामेंट में ये प्रोसेस तो पूरा किया ही जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का क्या मतलब है कि इसको अप्रूव किया जाए, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब जब से जम्मू कश्मीर हमारे देश में स्टेट नहीं रहा, राइट, पहले हमारे पास 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब 28 स्टेट्स हो गई हैं कि 27 हो गई हैं, ये याद रखना, बड़ा सिंपल है ये तो। और यूनियन टेरिटरीज कितनी थी, 7 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई, 8 थी कि 10 हो गई, ये तुम लोगों ने छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब ऐसी चीजें अगर हम क्लासेस में पढ़ाएं लिखवाएं, वो तो बहुत ही मजाक की बात होगी, राइट। सो अब क्या, लेट्स से कि 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं 28 स्टेट्स है, सिंपल मेथड रहेगा, तो मिनिमम 14 स्टेट्स इसमें से एग्री करें। पार्लियामेंट ने तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, बट अब आधी स्टेट्स जो हैं वो भी एग्री करें थ्रू देयर विधानसभा, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू वो एग्री करें, थ्रू देयर लेजिस्लेचर दे शुड एग्री। लेकिन यहां पर आपको सिंपल मेजॉरिटी से ही एग्री करना है, स्टेट्स को स्पेशल मेजॉरिटी से एग्री नहीं करना, राइट, ये चीज याद रखना। स्टेट्स जब रेटिफाई करेंगी वो सिंपल मेजॉरिटी से करेंगी, लेकिन पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी है, वो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग विच ऑल्सो मस्ट बी मोर देन हाफ ऑफ द total strength. I hope now you are clear with Article 368 and the amendment procedure and why it is called the rigid method of amendment. अब वो कौन सी चीजें हैं भाई जिस पे आप स्टेट्स को पावर दे रहे हो कि स्टेट से भी आपको रेटिफिकेशन करानी है, वो पता है क्या फीचर है। एक एग्जांपल लेते हैं, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो एमपी भी वोट डालते हैं, एमएलए भी वोट डालते हैं, राइट, यानी कि सेंटर और स्टेट्स को इक्वल पावर है हमारे देश के राष्ट्रपति को चुनने की। अब किसी दिन पार्लियामेंट बोले जी हम ना एक एक अमेंडमेंट पास कर रहे हैं और प्रेसिडेंट की इलेक्शन से हम एमएलए को निकाल देंगे, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे, तो स्टेट्स की तो पावर को कम किया जा रहा है ना। तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में जहां तक भी हम फेडरल हैं उसमें हमने बोल दिया भाई जिन चीजों में स्टेट्स का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जिन चीजों में स्टेट्स का डायरेक्ट रोल है इन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप उसको चेंज करते हो थ्रू द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट तो आपको स्टेट से भी तो रेटिफिकेशन करानी पड़ेगी ना। सिंपल हो गया ना कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में स्टेट्स हैं, अगर आप उन स्टेट्स को उस रोल को डिमिनिश करते हो, उसको खत्म करते हो, तो भाई पहले स्टेट से अप्रूवल ले लो। अगर आधी से ज्यादा स्टेट्स मान जाएं तो क्या ही प्रॉब्लम है, बढ़िया, फिर कर दो, आपकी मर्जी है फिर तो, क्योंकि स्टेट्स एग्री कर गई हैं, ज्यादा स्टेट्स, हाफ स्टेट्स एग्री कर गई हैं, 50%, फाइन। दूसरा एग्जाम्पल, एक और सरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। पार्लियामेंट बोले यार ना जी ना, हम ना प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में नहीं कुछ चेंज करने लगे, कुछ नहीं चेंज कर रहे प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, विधानसभाओं के लिए कुछ नहीं चेंज कर रहे, हम तो सिंपल आर्टिकल 368 को ही अमेंड करने जा रहे हैं। जब हम 368 को अमेंड करेंगे तो हम बोल देंगे बस आज से इसी मेथड से पार्लियामेंट अकेला ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है, स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, आज तक तो थी ना, अब आप स्टेट को दी गई पावर उनसे छीनने जा रहे हो, तो आर्टिकल 368 को भी अगर अमेंड करना है तो रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ स्टेट्स उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। बस इस तरह से आपने याद रखना है कि जिन चीजों में स्टेट्स का रोल है, बट बहुत लॉजिकली ना पेपर में पूछे इनमें से कौन सी चीज के लिए रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड होगी, तो बस ये मेथड है कि जहां पे स्टेट का रोल है वहां पे स्टेट की रेटिफिकेशन तो रिक्वायर्ड होगी। नेचुरल जस्टिस है भाई, जिसके पास जो पावर है उससे कैसे ही छीन लोगे बिना उसको बताए, बिना उसके अप्रूवल के। सो ये एक ऐसा फीचर हो गया जिसने दो चीजें इंश्योर कर दी कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर भी है
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी भी है, रिजिड भी है और फेडरल भी है। फेडरल क्या होता है वो भी आगे आपको मैं पढ़ाई दूंगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब इसमें क्या है देखो, ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। आर्टिकल 368 में हमने क्या देखा अभी कि आर्टिकल 368 में 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट दी गई है। एक स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है जिसमें है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब तो ये अच्छे से समझा दिया बहुत डिटेल में। एंड दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड विद द रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स विद सिंपल मेजॉरिटी। जो हमारे संविधान का फ्लेक्सिबिलिटी वाला मॉडल है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, राइट। जब हम बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की, उसमें क्या है, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कि बस पार्लियामेंट में डिस्कशन किया, सिंपल वोटिंग की और उसको पास कर दिया। दीज आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि अगर पार्लियामेंट क्या करेगा, अगर पार्लियामेंट स्टेट्स की टेरिटरीज को चेंज करेगा, स्टेट्स की टेरिटरीज को डिमिनिश करे, एनलार्ज करे, स्टेट्स को तोड़ दे, बाइफर्केशन कर दे, स्टेट्स को यूटी में कन्वर्ट कर दे, यूटी को स्टेट में कन्वर्ट कर दे, ऐसा जो भी काम होगा, आगे हम पढ़ेंगे भी जब हम टेरिटरी और सिटीजनशिप वाले टॉपिक्स पे जाएंगे, कि पार्लियामेंट जब भी कभी भी स्टेट्स को चेंज करेगी, चाहे वो डिमिनिश करे, चाहे वो एनलार्ज करे, चाहे वो यूटी बनाए, चाहे यूटी को स्टेट बनाए, ऐसा जो भी काम होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा और उसको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। सो हमने 3 फीचर्स अभी तक पढ़ लिए, फटाफट से याद कर ले। लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। ये हो गए 3 फीचर्स। चौथा, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब ये फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस ये क्या होता है, आओ पहले इसको एक बार बिल्कुल इजी मेथड से समझे, एंड वंस इट इज अंडरस्टूड देन वी विल कम बैक टू द स्लाइड। सो भाई 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती हैं फेडरल सिस्टम्स और दूसरा है यूनिटरी सिस्टम, राइट। अगर मैं बात करूं यूनिटरी सिस्टम की, बहुत इजी मेथड से समझना हो, अगर एक सेंटर की सरकार है, केंद्र की सरकार है और सारी पावर्स इसी के पास हैं, सेंटर की सरकार अपनी मर्जी से स्टेट्स को कुछ पावर्स ट्रांसफर कर देती है। अब जिसने अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया है वो जब चाहेगी वापस भी ले लेगी। तो यूनिटरी सिस्टम में सेंटर इज मोस्ट पावरफुल, जबकि फेडरल सिस्टम में पहले एक चीज ये जरूरी है कि आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए, राइट। यूनिटरी में रिटन है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, यूनिटरी में रिटन होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। ब्रिटेन एग्जाम्पल है यूनिटरी सिस्टम का, उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर मोस्ट पावरफुल है। अमेरिका फेडरल सिस्टम है, उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब केवल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोई भी चेंज कर देगा। यहां पर दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो आपकी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, वो इतनी इंडिपेंडेंट हो कि अगर कोई केंद्र सरकार भी आपके लिखित संविधान के साथ छेड़छाड़ करे, टेम्परिंग ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो जुडिशरी उसको आके उसी टाइम पे रोक दे। और यही है वो फीचर जिसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, जो आइडिया एक फ्रेंच फिलोसफर, एनलाइटनमेंट एज के फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, 3 डिफरेंट ऑर्गन्स होने चाहिए, राइट। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि सेंटर की क्या पावर्स हैं, क्या रोल्स हैं, स्टेट्स की क्या पावर्स हैं, और यही कॉन्स्टिट्यूशन बता सकता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये तीनों के बीच में इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस कैसे होगा, कैसे ये एक दूसरे के साथ डील करेंगे। सो चाहे वो स्टेट्स की पावर्स हों या वो लोकल बॉडीज की पावर हो, दे आर ड्रिवन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट गिवन बाय द सेंटर एज एक्ट ऑफ बेनेवोलेंस, कि तुम्हें चलो हमने कुछ पावर दे दी, तुम्हें कुछ पावर दे दी, ऐसा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिटन है।
सो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर्स प्रॉपरली डिफाइंड है और कोई किसी के एरिया में आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि यूनिटरी सिस्टम में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, सारी पावर सेंटर के पास है और सेंटर उनको चाहे तो स्टेट्स को दे सकता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवीजन ऑफ पावर भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, तो हमारा सिस्टम तो फेडरल हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी पावर वाला प्रोविजन भी है, आर्टिकल 356 पर्टिकुलरली, जहां पे स्टेट्स पे आप प्रेसिडेंट या गवर्नर का रूल लगा के उनकी सारी पावर्स उनसे छीन लेते हो, तो आप कुछ टाइम के लिए यूनिटरी तो हो ही जाते हो। अदरवाइज रूटीन में भी ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो अभी आगे स्लाइड में हम देखेंगे भी। इफ आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, स्टेट्स में जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो स्टेट्स थोड़ा अपॉइंट करती हैं, वो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यानी कि स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को सेंटर अपॉइंट कर रहा है, तो सेंटर का एक कंट्रोल स्टेट के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हो ही गया। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस वगैरह जो सर्विसेज हैं, इवन आईपीएस जो आपके ऑफिसर्स, सेंटर उनको रिक्रूट करता है, सेंटर उनको एलोकेट करता है, सेंटर उनको रिकॉल भी कर लेता है। तो स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी सेंटर अपने पास रखता है, उसके कंट्रोल के हैं ना सारे के सारे, राइट। तो तुम्हारे पास गवर्नर भी सेंटर के थ्रू आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी सेंटर के थ्रू आ रहे हैं, ऐसे बहुत से फीचर हो जाते हैं जिससे कि लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी बायस भी है, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये सब देखते हुए एक फिलोसफर हुए, पॉलिटिकल राइटर हुए केसी वियर, उन्होंने बोल दिया भाई तुम ना तो फेडरल हो ना तुम यूनिटरी हो, तुम तो क्वेसे ही फेडरल हो, हाफ फेडरल हो हाफ यूनिटरी हो। इसीलिए केसी वियर साहब ने ये नाम दे दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेसी फेडरल इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो कमिंग टू दिस नाउ, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, हमारे पास फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन है, जैसे कि ड्यूअल गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट्स, राइट, सेंटर और स्टेट्स। डिवीजन ऑफ पावर्स भी है, कैसे है वो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है कि सेंट्रल लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाएंगे, फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है, राइट। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बायकैमरलिज्म है। अब जब बात आई ना यहाँ पे बायकैमरलिज्म की, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं। जो राज्यसभा है ये क्या है, ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स अपने नुमाइंदे चुन के, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के पार्लियामेंट के एक हाउस में बिठाती है ताकि वो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स को प्रोटेक्ट करें, राइट। राज्यसभा इज द प्रोटेक्टर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, इट इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जबकि लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, वहां तो लोग अपने प्रतिनिधि चुन के भेज देते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट। अब ना अगर ट्रूली फेडरल सिस्टम हो तो वहां पे स्टेट्स का साइज, उनकी पॉपुलेशन मैटर नहीं करेगी। ट्रू फेडरेशन में जो अपर हाउस होगा, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा, वहां पे सारी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। लेकिन हमारे देश में हम ट्रूली फेडरल नहीं है, इसीलिए स्टेट्स को डिफरेंट मेंबर ऑफ मेंबर्स एलोकेट हो गए अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, देयर साइज, देयर टेरिटरी, सबको डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेट नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिली, कुछ को कम मिली। ऐसा ट्रू फेडरेशन में पॉसिबल नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, राइट। अगर अब बात करें अब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स ऑफ यूनिटरी हैं, सो फीचर्स ऑफ यूनिटरी क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वो इमरजेंसी लगा सकता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है और ज्यादातर उसको पार्लियामेंट ही अमेंड करता है। देन वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, आप अमेरिकन सिटीजन भी हो, फिर आप उस स्टेट के सिटीजन भी हो जहां पे आप रहते हो। अनलाइक इंडिया, इंडिया में हम सब सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ऐसा थोड़ा दैट आई एम सिटीजन ऑफ हिमाचल, आई एम सिटीजन ऑफ पंजाब। एक JNK में स्पेशल प्रोविजन था 35A में, उसको भी हमने एब्रोगेट कर दिया। जब 370 एब्रोगेट हुआ तो 35A भी एब्रोगेट हो गया, राइट। सो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, सब भारत के नागरिक हैं। अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, राइट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, then we have high courts, then we have subordinate courts, right.
सो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के फैसले हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। जो ट्रूली फेडरल सिस्टम होते हैं उनमें फेडरल कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और उनमें स्टेट्स का फिर कोई रोल नहीं रहता, राइट। देन इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस। सो ये हो गए आपके यूनिटरी फीचर्स। आई होप ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आई हैव आस्क्ड यू गाइस, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि लाइव लेक्चर्स बेटर हैं कि रिकॉर्डेड। कल मैंने फ्राइडे को एक लाइव लेक्चर लिया था, आज सैटरडे को मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूं। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स मैं डिसाइड करूंगा कि मंडे से इसको लाइव रखा जाए कि रिकॉर्डेड रखा जाए। फाइन। ये नोट्स एज आई टोल्ड, बिकॉज स्टूडेंट बीच बीच में बार बार जुड़ते रहते हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। अदरवाइज सिंपल है, राज मल्होत्रा IAS। और हाँ, यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि यहीं से आपको डेली ये लेक्चर्स मिलेंगे एंड बिसाइड्स दिस आपको और भी बहुत सारे क्वालिटी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। फाइन। सो 4 फीचर्स हो गए। 5th फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ना एक बड़ा सिंपल, इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन चल रही थी, जब डिबेट चल रहा था कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड इंडिया अडॉप्ट, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लें या पार्लियामेंट्री लें, तो हमने देखा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना उसमें रिमूवल जो है एग्जीक्यूटिव का वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इंपीचमेंट वाला जो प्रोसेस है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। लेकिन अब उसका फर्क क्या पड़ता है, इस सिस्टम में स्टेबिलिटी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा है, सरकार को गिराना मुश्किल है, लेकिन फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, जो जवाबदेही है ना वो कम हो जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट थोड़ा ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। तो उनको लगता है भाई इलेक्शन में अब 4 साल बाद ही अमेरिका में अगर ट्रंप साहब को हराए अमेरिका के लोग तो वो हारेंगे, बीच में उनकी सरकार को गिराना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए ट्रंप साहब भी अपने 4 साल पूरे कर गए। जबकि अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, इसमें ना स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। कैसे? वाजपेयी साहब की सरकार तो 13 दिन बाद भी गिर जाती है, 13 महीने के बाद भी गिर जाती है। स्टेबिलिटी कम है लेकिन फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है लोगों के प्रति भी, पार्लियामेंट के प्रति भी। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो पीपल ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल है। लोगों ने लोकसभा को चुना, लोकसभा में जिस पार्टी के पास बहुमत था उसने सरकार बनाई और यह सरकार केवल तब तक ही स्थायी है जब तक इसके पास लोकसभा में बहुमत है। अगर लोकसभा का बहुमत खत्म हुआ मतलब लोकसभा को इस सरकार में अब विश्वास नहीं रहा। अगर विश्वास ही नहीं रहा तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा। If the party elected by the people, the party which enjoys the majority support of the people of India, that party forms the government, right, where it has the majority in Lok Sabha. That means this party has to continue like getting the support, majority support of Lok Sabha. If now it loses the support, that means it loses the confidence of Lok Sabha, then the no confidence comes and the government collapses or the government falls. So यहाँ पर ना stability कम है लेकिन responsibility ज़्यादा है। तो हमने ये देखा भाई इतने सालों से ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे and while the British were ruling us, भाई stability तो बड़ी थी, बड़े पक्के थे, 200 साल राज कर गए पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। हमें लूट लेते थे, हमें डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट करते थे, हमें तंग करते थे, जवाब देते ही नहीं थे। तो हमने चूज किया भाई हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए, स्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सरकार तो हम थोड़े थोड़े दिनों बाद चुन ही लेंगे, ठीक है। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। नाउ कंटिन्यूइंग, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें क्या होता है? Cooperation and coordination between legislature and executive organs. Now what is this cooperation and coordination between the legislature and the executive organs? Legislature क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा होती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या होता है? ये होती है गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, राइट। अब देखो सिंपल फंडा, हमने बोला लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है। कैसे है?
पहले इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस लोकसभा के होंगे, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, उसी पार्टी का जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वो अपनी मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगा। अब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, उसको पार्लियामेंट का मेंबर भी होना पड़ेगा। सो जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, यानी कि लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं, तो मैं पार्लियामेंट का भी सदस्य होने के कारण उनके साथ भी उठता बैठता हूं रोज, और मैं अलग से अपना प्राइम मिनिस्टर वाला काम भी करता हूं। तो मैं दोनों तरफ जाके अच्छे से कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करवा सकता हूं। सरकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सरकार पार्लियामेंट के थ्रू उनको जल्दी से सॉल्व कराएगी। मैं ही तो बताऊंगा ना पार्लियामेंट में, जल्दी बिल पास करो भाई, जल्दी से बजट एलोकेट करो, हमें ये काम करना है। जबकि अमेरिका जैसे सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, लेजिस्लेचर बिल्कुल सेपरेट है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ही सेपरेट है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए हम क्या सुनते हैं कि अमेरिका में जो कांग्रेस है, जो सेनेट है, वो जो है प्रेसिडेंट के कई चीजों में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या प्रेसिडेंट उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो हमारे यहां पर क्या है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो इसके फीचर्स क्या हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? एक, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, सारी पावर्स उसी के पास हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? वो प्रेसिडेंट है, राइट। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब हमने ना प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड वाली बात की है, डायरेक्टली इलेक्टेड वाली। अब इसका ना एक बड़ा सिंपल लॉजिक, जरूरी नहीं है कि आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय पीपल हो। इलेक्टेड का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपका प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का लीडर होना चाहिए जिस पार्टी को लोगों ने चुना है। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन रहे थे, अदरवाइज आप पार्टी चुन रहे थे, पर एट द एंड ऑफ द डे ये प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम है, क्योंकि पावर्स तो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है। फाइन। सो आपने बोला क्या कि प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का होना चाहिए जिस पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत है, यानी कि जिस पार्टी को भारत की जनता ने चुन के लोकसभा में बिठा दिया मेजॉरिटी में, वो अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दे। तो प्राइम मिनिस्टर तो जैसे मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं, एक बार तो इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा से आ गई थी। सो जरूरी नहीं है कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का ही मेंबर हो, वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। सिमिलरली आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी, ये भी नहीं कहीं लिखा गया कि फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा से हो, क्योंकि हमें लगता है ना कि लोकसभा ने तो सारे फाइनेंस के काम करने हैं, मनी बिल तो लोकसभा ही पास करती है, राज्यसभा को तो केवल 14 दिन मिलते हैं। तो ऐसा लगता होता है कि यार भाई फाइनेंस मिनिस्टर तो पक्का लोकसभा से होगा। लेकिन आपको तो पता है अरुण जेटली साहब जो थे हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, लेट श्री अरुण जेटली जी, वो तो राज्यसभा के सदस्य थे। सो प्राइम मिनिस्टर भी लोकसभा और राज्यसभा कहीं से हो सकते हैं, इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर भी कहीं से हो सकते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, कई बार बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे लग रहा है कि यार मैं बहुत ही छोटे बच्चों वाली बातें कर रहा हूं, अदरवाइज आप सारे तो बहुत ही मैच्योर लोग हो, ये तो बहुत सरल बातें हैं, सबको ही आती होंगी। तो मेरे को थोड़ा सा आज कमेंट में बता देना सर, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से पढ़ाओ, बहुत ईजी पढ़ा रहे हो आप, ये मुझे बता देना। अगर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में तो ही तो मुझे पता लगेगा ना कि कितने अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं और कितना ज्यादा मुझे और पढ़ाना है। और अगर ऐसा हुआ बाई चांस कि आपको ये सारी बातें पहले नहीं पता थी, अगर आपकी नॉलेज में ये एडिशन हो रहा है, तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हम अपने लेक्चर्स प्लान करेंगे ना कि किस लेवल पे हमें जाके स्टूडेंट के साथ जुड़ना है। क्या वो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयार थे थोड़ा बहुत, या वो बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे थे, उनको ये सारी बेसिक बातें भी बतानी जरूरी हैं। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स रन करेंगे, राइट। ओके, अब पहली चीज होगी प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरी मेजॉरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी के पास लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट में बहुमत है वो पार्टी राज करेगी। फिर यहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर का मतलब हुआ कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इट इज collectively responsible to the lower house or Lok Sabha
और द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस मीन्स जब तक इनके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस है, इनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, तभी तक ये सरकार है। जिस दिन लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया उस दिन ये सरकार गिर जाएगी, द गवर्नमेंट विल कोलैप्स। इसीलिए एक स्टेटमेंट क्या बोली जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर, स्विम एंड सिंक टुगेदर। जिस दिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया उस दिन पूरे का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर इनको रिजाइन करना पड़ेगा, जैसे वाजपेयी साहब और उनके मंत्रियों ने 13 दिन के बाद रिजाइन किया था, राइट। नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, इसमें बोला गया डबल मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स। डबल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। डबल मेंबरशिप है, लेजिस्लेचर में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है। हर मिनिस्टर को, मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव है, लेकिन इनको लेजिस्लेचर का मेंबर भी बनना है। आपको पता है हमारे संविधान में एक फीचर है, एनीबॉडी कैन बिकम अ मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट। Anybody can become a minister or prime minister or chief minister in a state without being a member of legislature, without being a member of legislature, लेकिन मैक्सिमम फॉर 6 months, 6 महीने के लिए। बट फिर उस 6 महीने के अंदर अंदर आपको, अगर आप केंद्र में हो, आप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के मिनिस्टर हो तो आपको पार्लियामेंट में, और अगर आप चीफ मिनिस्टर या उनके साथ मंत्री हो तो उस स्टेट की विधानसभा में या विधान परिषद में कहीं भी आपको एक सदस्य बनना होगा। और यह भी नहीं लिखा गया कि सदस्य कैसा बनना होगा, आप इलेक्टेड भी हो सकते हो, आप नॉमिनेटेड भी हो सकते हो, राइट। सो सिर्फ कंडीशन क्या है कि अगर आप मंत्री हो तो आपको लेजिस्लेचर का मेंबर होना है। अगर कोई ऐसा इंसान मंत्री बनता है जो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है, वो किसी तरह से भी बन जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो बड़ा छोटा सा एक आइडिया आपको समझाता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ममता बनर्जी जी इस बार जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए तो लोगों ने मेरे से मैसेज करके पूछा भी था कि सर अगर वो नहीं जीते तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए, या महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए। तो बेटा ऐसा 6 महीने का तो प्रोविजन वैसे ही था कि बिना इलेक्शन जीते भी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी को विधानसभा में या लोकसभा में जहां का भी इलेक्शन था, आपकी पार्टी को वहां पे बहुमत मिल गया, तो पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब उसके पास 6 महीने हैं, चीफ मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने 6 महीने हैं, उन 6 महीनों में आपको लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है। तो एक बार तो होते हैं असेंबली इलेक्शन हर 5 साल के बाद, एक बार होते हैं जनरल इलेक्शन लोकसभा के लिए हर 5 साल के बाद। 5 साल बाद जनरल इलेक्शंस लोकसभा के, और हर प्रांत में हर स्टेट में 5-5 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस। एक तो हो गया ना 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होते हैं। फिर अगर वो सरकार जल्दी गिर जाए, लोकसभा की सरकार जल्दी गिर जाए, किसी कारण से केंद्र की सरकार जल्दी गिर जाए, तो क्या होता है, मिड टर्म पोल होते हैं। मिड टर्म 5 साल पूरे नहीं हुए, बीच में इलेक्शन कराने पड़ गए, राइट। एक तो हो गए जनरल इलेक्शंस, एक हो गए मिड टर्म पोल। अब एक क्या होते हैं इसके अलावा, बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी वहां पे आपको बीच में चुनाव कराना पड़ गया। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक्स पर्सन था, वो किसी वाई पार्टी से लीडर था, वो किसी ए नाम की स्टेट में रूल करते हैं। ए नाम की स्टेट है, एक्स नाम की पार्टी है, वाई नाम का लीडर है, राइट। अब वाई नाम का लीडर तो इलेक्शन हार गया, लेकिन उसकी एक्स पार्टी इलेक्शन जीत गई, इसलिए ए नाम की स्टेट में एक्स पार्टी की सरकार बनी। अब चाहे वो वाई आदमी हारा था, उसको तो उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया। अब मैं वो चीफ मिनिस्टर हूं तो मैं अपने किसी एक एमएलए को इतना बोल सकता हूं, भैया तू रिजाइन कर दे, तेरी वाली सीट पे मैं इलेक्शन लड़ लूंगा। तो ये हो गया बाई इलेक्शन, तो मैं वहां से 6 महीने में इलेक्शन जीत के वापिस आ जाऊंगा, ठीक है। अब तो मैं चीफ मिनिस्टर हूं, अब थोड़ा मैं इलेक्शन हारूंगा। अभी तो मेरी पार्टी जीती है, सबको पता है कि भाई ये पक्के हैं अब तो वो मेरे को एक सीट तो पक्का पता है, यहां से नहीं मैं हारता, वहां से मैं जीत के आ जाऊंगा। तो बड़ा ही सरल तरीका है, डन। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता जी, ये क्या ही है। एवरीथिंग हैज अ रैशनल, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए तो हर चीज आपको समझ आ जाती है, ठीक है बच्चे। आई होप यहां पे समझ आया हो। अगर समझ आया हुआ तो थोड़ा थम्स अप कर देना, थोड़ा नीचे कुछ कमेंट कर देना कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया। डन, चलो आगे बढ़े। सो डबल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर है। उसके बाद
लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर है। अगर केंद्र की सरकार है तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स हैं, स्टेट की है तो चीफ मिनिस्टर के पास है। देन डेसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस है, लोकसभा या स्टेट असेंबली, विधानसभा जिसे बोलते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस सिस्टम में लोअर हाउस जो होता है ना, लोकसभा और स्टेट असेंबली, ये डिसॉल्व होती हैं, यानी भंग होती हैं। 5 साल के बाद भंग हो जाएंगी या पहले भी हो सकती हैं अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाए। जबकि जो अपर हाउस होता है जैसे कि राज्यसभा, वो परमानेंट हाउस होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, राइट। और आज ही यहां पे याद रख लो, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करते हैं गवर्नर। ये बिल्कुल सिंपल फैक्ट है और हमारे हिमाचल में सरल सरल से सवाल भी आते हैं स्ट्रेट। तो सिंपल क्वेश्चन याद रखना, लोकसभा डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, विधानसभा डिसॉल्व बाय गवर्नर। तो ये हो गया हमारा 5th फीचर। अब आते हैं बात 6th सिस्टम पे, 6th फीचर पे। 6th फीचर क्या है? सिंथेसिस है, दो चीजों का मिश्रण किया जा रहा है, ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सोवरेनिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास पूरी शक्ति है, वो कोई भी कानून बनाए। जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, वो चेक करेगी भाई पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया क्या वो संविधान के साथ सही ढंग से मैच करता भी है कि नहीं करता, कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है। सो पार्लियामेंट के पास सोवरेनिटी, आप कानून बनाओ आपको जो बनाना है। जुडिशरी के पास सुप्रीमेसी है, जुडिशरी उस कानून को चेक करेगी एंड इफ जुडिशरी फाइंड्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन इट विल बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो Indian parliamentary system is a proper synthesis between British principle of parliamentary sovereignty। ब्रिटेन का पार्लियामेंट तो बहुत ही पावरफुल है। किसी एक टाइम पे लोग पता है क्या बोलते थे? बट फॉर मेकिंग अ बॉय अ गर्ल एंड गर्ल अ बॉय, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकता है भाई, राइट। एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ली, अमेरिका से हमने लिया जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट, दोनों को मर्ज किया और अपना एक यूनिक फीचर बना लिया। अब होता क्या है? द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 नंबर, इससे बहुत डरता है पार्लियामेंट। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, राइट। द पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, राइट। सो पार्लियामेंट सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से बदल भी सकता है। पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है, जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, राइट। यहां तक क्लियर? 6 प्रिंसिपल्स। 7th इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मैंने बेसिक मतलब तो आपको अभी बता ही दिया था कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ये इंटीग्रेटेड है और ये इंडिपेंडेंट है। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट टू मेंटेन दैट चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। इसका भी आपको एक और एग्जांपल भी दूंगा ताकि आप इसको और बेहतर समझ जाओ। सो सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को और संविधान को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने इंश्योर करना है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना हो। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स एनफोर्स बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉज। दोनों कानूनों को, चाहे केंद्र के कानून हो चाहे स्टेट्स के कानून हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी आप लेके जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में भी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है? सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ जजेस है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनको एक बार अपॉइंटमेंट के बाद हटाना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह से आप प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करोगे ना थ्रू पार्लियामेंट, जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए इंपीचमेंट का प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उसके लिए अप्रूवल दें, उसी प्रकार से जजेस के रिमूवल का भी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट खुद से जज को हटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा, प्रूव करना होगा कि जज साहब ने कुछ गलत काम किया है और फिर आप जज साहब को रिमूव करोगे। तो जज साहब को पता है भाई कि मेरे को ना अपनी मर्जी से नहीं हटाया जा सकता। अगर जब तक मैं
ठीक हूं, मेरे को कोई नहीं हटा सकता, तो जज साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ऐसे मैकेनिज्म्स लिखे गए, फिर समझो ना इतना कुछ डिटेल में लिख दिया कि जज साहब को भी टेंशन ना हो कि कोई उन्हें हटा देगा, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी बन गया। सो टेन्योर सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। जब किसी खर्चे को हम चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड कर देते हैं, दो तरह से खर्चा करते हैं संविधान के अनुसार, मेड फ्रॉम एंड चार्ज्ड अपॉन। मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एंड चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि से किया जाने वाला खर्च और भारत की संचित निधि पर भारित खर्च। अगर तो भारत की संचित निधि से किए जाने वाला खर्च मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन भी होती है, वोटिंग भी होती है, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। बट अगर वो भारत की संचित निधि पे भारित खर्च है, मेड फ्रॉम की जगह चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड है, तो उस पर सिर्फ डिस्कशन होती है, उस पर वोटिंग नहीं होती भाई। फिर क्योंकि उस पर वोटिंग नहीं होती तो उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते बेसिकली, राइट। तो जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खर्चे हैं उन्हें हमने चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड कर दिया, क्योंकि वो चार्ज्ड अपॉन है तो उनपे डिस्कशन होगी लेकिन वोटिंग नहीं होगी, तो उनको कम नहीं करते। क्योंकि कम नहीं करते तो कोई जज साहब को ये डर क्या ही देगा कि हमारे हक में फैसला दो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी कम कर देंगे, राइट, नहीं तो तुम्हारे खर्चे कम कर देंगे, तुम्हारी गाड़ी के लिए पेट्रोल का पैसा नहीं भेजेंगे। तो उनको कोई डर ही नहीं है, ना कोई उनको नौकरी से निकाल पाएगा, ना कोई उनकी सैलरी कम कर पाएगा, ना ही उनके कोई इमोल्यूमेंट्स को कम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर कर दिया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके, राइट। अब 7th के बाद 8th फीचर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारे पास आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल्स 14 से 18 में, इनकी अब डिटेल तो हम अगले टॉपिक्स में करेंगे ही, तो यहाँ पे इनकी डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल्स 19 to 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल का नाम दिया था। हार्ट एंड सोल, जब आर्टिकल 32 डिटेल में पढ़ेंगे तो इस पे काफी विचार करना पड़ेगा, इस पे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके पास। फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ फंडामेंटल राइट? तो एम है प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, और सोशल डेमोक्रेसी के लिए या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो अगला फीचर हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स हैं थ्रू रिट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को आपको डिनाई किया जाए, इफ यू आर डिनाइड योर फंडामेंटल राइट्स, यू कैन मूव कोर्ट टू restore the fundamental rights or for the restoration of fundamental rights। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में आप हाई कोर्ट जाओगे और अपने फंडामेंटल राइट्स को थ्रू एप्रोप्रिएट रिट उसको आप वायलेट होने से बचा लोगे या उसको आप रिस्टोर करवा लोगे। 5 तरह की रिट्स होती हैं, आप वो पढ़ेंगे 32 में, हैबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, सर्शरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, राइट, वो सारी अभी हम पढ़ेंगे। सो ये हो गया हमारा 8th फीचर। 9th फीचर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51 है। अब ये है क्या? प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एम क्या है? एम है वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना, और ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लागू नहीं होते देन यू कैन नॉट मूव द कोर्ट। आप अदालत नहीं जाओगे कि देखो यार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू नहीं किया गया। बट ये बात याद रखना, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक करेंगे वहां तो इसको डिटेल में डिस्कस करना ही है, लेकिन आज ही याद रखो, इवन दो दे आर नॉन जस्टिशिएबल, स्टिल दे आर फंडामेंटल, दे आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन है कि फ्यूचर में आपको इन्हें इंप्लीमेंट करना ही होगा, राइट। मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा आपको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 था, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था कि भारत में पंचायतें होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया, 73rd अमेंडमेंट की और पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया,
राइट। एक और एग्जांपल दें, आर्टिकल 86 सॉरी आर्टिकल जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो था आर्टिकल था 44 के 46 आर्टिकल था, मेरे को ना एकदम से याद नहीं आ रहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ इस बैच को पढ़ाते हुए। सो आर्टिकल 45 था, 45 यस आर्टिकल था 45 आर्टिकल में क्या था, एजुकेशन की बात कर रहे थे वो। आर्टिकल 45 में एजुकेशन की बात थी कि आप 6 to 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिर हमने 86th अमेंडमेंट की और आर्टिकल 21A बना दिया राइट टू एजुकेशन। 86th अमेंडमेंट के साथ 21A फंडामेंटल राइट बन गया। यानी कि जो जो चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है हमें फ्यूचर में उनको लागू करना ही है। एक चीज जैसे कि आर्टिकल 44 में है, वो 44 में क्या है, आर्टिकल 44 इज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। धर्म को आधार मानकर अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, भारत का एक सिविल कानून हो, एक क्रिमिनल कानून हो, राइट। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल लॉ, ये भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी डायरेक्टिव है। चलो अभी इसको लागू नहीं किया, इस पे बाद में विचार करेंगे जब जाएंगे वहां पे यूसीसी पे। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेलफेयर स्टेट के लिए हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं और इनको 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ गांधीयन हैं और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं। उस चैप्टर में जाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ भी देंगे। 9 डायरेक्ट फीचर्स हो गए। 10th हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ये हमने ऐड किए थे बाय 42nd अमेंडमेंट। सो ओरिजिनली जब ऐड किए थे तब तो 10 ड्यूटीज थी, अभी 11 ड्यूटीज हो गई हैं जब से वो राइट टू एजुकेशन आया। सो टोटल 11 ड्यूटीज है। पार्ट 4A है, आर्टिकल 51A है। 51A के आगे ABCD ऐसे लगा हुआ है, राइट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो क्या है, रिमाइंडर टू सिटीजंस है कि भारत के नागरिक हो भाई, तुम्हें राइट्स मिले हैं ना, एंजॉय करते हो तो तुम्हारी कुछ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज भी हैं और जब तुम ड्यूटीज पूरी करोगे तभी तुम्हारे राइट्स मीनिंगफुल बनेंगे, ठीक है। सो ये रिमाइंडर टू सिटीजंस है दैट व्हाइल एंजॉयिंग द राइट्स दे हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री, सोसाइटी एंड फेलो सिटीजंस। आपको अपने देश के लिए, समाज के लिए और अपने साथ के लोगों के प्रति कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं वो पूरी करनी है। 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी जिसकी रिकमेंडेशंस पे हमने ये अमेंडमेंट करके उस टाइम पर 10 ड्यूटीज ऐड कर दी थी। 10 ड्यूटीज वर एडिड। फिर 86th अमेंडमेंट जब हुआ 2002 में, जिससे कि हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, तब हमने एक और ड्यूटी ऐड की और वो ड्यूटी क्या थी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कंपल्सरीली स्कूल भेजना है फ्रॉम 6 to 14, क्योंकि बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है, तो पेरेंट्स की ड्यूटी है उनको स्कूल भेजना, पेरेंट्स हो या गार्डियंस हो, राइट। अब ये भी याद रखना, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स वो तो जस्टिशिएबल है, वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल, इसीलिए ये पार्ट 4A बनाया गया। फंडामेंटल राइट्स के साथ ही पार्ट 3A बना के भी तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिख सकते थे ना, बट पार्ट 3 तो जस्टिशिएबल है, तो आपकी ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। डन। अब बात करते हैं 11th फीचर की। हम एक सेकुलर स्टेट हैं, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। सबसे सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेकुलर स्टेट होती है नो स्टेट रिलीजन। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ना भारत का ना भारत की सरकार का। हाँ, लोगों का धर्म हो सकता है, लोगों की मर्जी है वो कैसा धर्म अपनाए, कोई धर्म अपनाए या ना अपनाए, वो सब लोगों की मर्जी है। धर्म आपका प्राइवेट अफेयर है, राइट। सो it does not uphold any particular religion as the official religion of state। जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनका खुद का देश का धर्म इस्लाम है। दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम कोई हिंदू रिपब्लिक नहीं है, हम कोई मुस्लिम रिपब्लिक नहीं है, हम सेकुलर हैं। बड़ा सरल भाव है हमारा। हमारा भाव क्या है,
सर्व धर्म समभाव, हर धर्म के लिए हम एक सा भाव रखेंगे, हम सबको एक जितनी इंपॉर्टेंस देंगे, सब पे एक जैसी रिस्ट्रिक्शन भी लगा देंगे। हम प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करते हैं, इक्वी डिस्टेंस की बात नहीं करते, प्रिंसिपल डिस्टेंस की। वेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट है? वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट। वेस्ट में, इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देयर इज आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म मींस कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती, वो सारे धर्मों से इक्वी डिस्टेंट हो गई कि जो करना है तुम अपने धर्म का अपने आप करना, लेकिन पब्लिक लाइफ में आके अपने धर्म को मत लेके आना। जैसे फ्रांस ने, देखो फ्रांस क्या बोलता है, फ्रांस बोलता है कि धर्म तुम्हारा है, स्टेट ने तुम्हें किसी धर्म के लिए नहीं बोला ना, तो तुम अपने धर्म को अपने तक रखना। ना तो कोई ईसाई क्रॉस पहन के बाहर निकलेगा, बाहर निकाल के ऐसे दिखाना नहीं है, कपड़े के अंदर पहना हुआ पहन के रखो अपना क्रॉस। सिमिलरली कोई अगर मुस्लिम है तो वो बुर्का पहन के नहीं आएगा, वो तुम्हारे धर्म की बात है ना, तो तुम बुर्का पहन के घर के अंदर बैठ जाओ, बुर्का पहन के मस्जिद के अंदर बैठ जाओ, लेकिन सड़क पे जब आओगे तो बुर्का पहन के नहीं आओगे, वो पब्लिक प्लेस है, वहां पे धर्म का कोई भी डिस्प्ले नहीं करना। ये तो हो गया इक्वी डिस्टेंस। इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या कहता है? गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। और दो चीजें याद रखना, वेस्ट में है इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, इक्वी डिस्टेंट, राइट, इक्वी डिस्टेंट यानी कि सब धर्मों से दूर हो गए, किसी के साथ कोई प्यार नहीं, कोई नफरत नहीं, बस अपना काम करो। इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंस है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। अब इसमें क्या है, जब तक तुम्हारा धर्म कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा तब तक तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर धर्म ने कोई प्रॉब्लम की तो हम इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार ट्रिपल तलाक बैन कर सकती है इस्लाम में जाकर, और हिंदू धर्म में आके वो टेंपल एंट्री कर सकती है, चाहे फिर वो लो कास्ट के लिए हो, चाहे फिर वो विमेन के लिए हो, कि औरतें भी मंदिर जाएंगी और लो कास्ट लोग भी मंदिर जाएंगे, धर्म इनको मना नहीं करेगा क्योंकि हमने सबको इक्वालिटी दी है। तो ये हो गया प्रिंसिपल डिस्टेंस, जब तक नहीं जरूरत तब तक नहीं, पर जहां जरूरत पड़ेगी स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर देगी। डन। देन अगली चीज क्या है, द वर्ड सेकुलर, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, इसे हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ऐड किया था। पर ये कहां पे दिखता था बिफोर वी एडिड इट टू प्रेम्बल? ये कहां दिखता था? आर्टिकल 14, 15, 16 में दिखता था, जहां पे हम कहते थे कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे धर्म के बेसिस पे, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। 25 और 30 में हमने सबको एक समान अधिकार दिए थे रिलीजन के लिए, और 44 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की हुई थी कि फिर हम धर्म के आधार पे कानून नहीं बनाएंगे, देश में एक आचार संहिता होगी, राइट, एक तरह से कानून बनाया जाएगा। ये है हमारे देश के सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट। फिर हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज, इसका मतलब होता है राइट टू वोट। तो जब हमारे देश पे अंग्रेज राज कर रहे थे तो हम लोगों को तो राइट टू वोट मिला ही नहीं, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत जद्दोजहद की। जब देश आजाद हुआ हमने सबको राइट टू वोट दिया, राइट। सो वोटिंग राइट जो था ना ओरिजिनली तो वो 21 का था, फिर 1989 में 61st अमेंडमेंट के थ्रू हमने, अमेंडमेंट तो 88 में हो गया था, 89 में उसको इंप्लीमेंट किया, हमने एज 18 कर दी, राइट, फ्रॉम 21 टू 18 बाय 61st अमेंडमेंट, राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे देश में तो हम सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। फिर हमारे संविधान में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बताई गई हैं जो बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकें। दीज बॉडीज आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज हमने बना दी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को स्मूथली रन करने में हमें हेल्प करें। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन बना दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा ताकि डेमोक्रेसी स्मूथली चल सके। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चुन के देगा, बहुत सारे आप में से भी बनना चाहते हो आईएएस, राइट। और कैग ये इंश्योर करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि जो पैसा हम यूज करते हैं, पैसा कहां से आता है? पैसा आता है टैक्सेस से।
टैक्स कौन पे करते हैं? लोग। अब जब सरकार को हमने पावर दी कि आप बजट बनाओ, वो पैसा जो लोगों ने टैक्स के रूप में दिया आप उस पैसे को खर्च करो, तो वो पैसा खर्च भी तो सही ढंग से होना चाहिए ना। अब क्या वो पैसा सही ढंग से खर्च हुआ कि नहीं हुआ? वॉज देयर एनी सॉर्ट ऑफ एम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से पता चलता है। जब पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पीएसी, पैक और कोपू, राइट, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। 14 फीचर्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अभी तक समझ लिए। अब हम आते हैं 15th फीचर पे। 15th फीचर है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इमरजेंसी प्रोविजन भी है। अब ये इमरजेंसी प्रोविजन क्या है? देखो, 3 तरह की इमरजेंसीज की बात की गई है। एक है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में है, राइट। बस ये याद रखना, जैसे ही इमरजेंसी लगती है जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो एकदम से चेंज होना शुरू हो जाता है और हम यूनिटरी होने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो एक है नेशनल इमरजेंसी 352 में, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसे हम रूटीन में प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल भी बोल देते हैं। और ये 2 कारणों से लगती है, 2 ग्राउंड्स हैं। एक ग्राउंड क्या है? फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अभी आपको इसका मैं एक सरल सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं, राइट। और दूसरा है आर्टिकल 356(2). अब इसमें क्या बोला है? फेलियर टू कॉम्प्लाई, सॉरी, थोड़ा सा मैं जल्दी में पढ़ गया, एक बार रिपीट कर दूं। जो स्टेट इमरजेंसी है जिसे हम प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल बोलते हैं, इसके लिए 2 ग्राउंड बताए गए हैं। पहला ग्राउंड है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, यह है आर्टिकल 356। सो नेशनल इमरजेंसी जो है वो 352 में लगी, स्टेट इमरजेंसी 356 में लगती है। लेकिन एक और है, फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, ये आर्टिकल 365 है। 365 और 356 में एक रिलेशन है जो मैं अभी इसके बाद आपको समझा देता हूं। तो एक है नेशनल इमरजेंसी 352 में, स्टेट इमरजेंसी है 356 में, और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। 352 इज national emergency, 356 is state emergency and 360 is financial emergency. NESEFE 4 का डिफरेंस 52, 56, 60, राइट। इट कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन। इसकी थोड़ी सी डिटेल भी आपको समझा देता हूं, अदरवाइज जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे इमरजेंसी प्रोविजन तो वहां तो हम डिटेल करेंगे ही, राइट। सो इमरजेंसी है क्या? 352, 356, 360। अब देखो होता क्या है, अभी बिल्कुल सिंपल रखूंगा, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, फिर डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे ही। अगर हमारे पर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, बाहर से अटैक हो जाए, या इंटरनली हमारे यहां पर आर्म्ड रिबिलियन हो जाए, लोग हथियार उठा के विद्रोह कर दें, या एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल रिबिलियन, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी। जैसे ही इमरजेंसी लगेगी, पता क्या होगा? आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होने शुरू हो जाएंगे, सारे एक साथ नहीं, धीरे धीरे। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ जो है ना भाई, ये नहीं खत्म होता, ये बच जाता है। ये थोड़ा होगा कि इमरजेंसी लगी है तुम्हें मार देंगे, डन। दूसरा 356, अब ना 356 और 365 में एक रिलेशन है, इसको भी समझना। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली है, वो भी समझ लेते हैं। 365 में कहा गया है कि अगर स्टेट्स जो हैं वो सेंटर की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती, केंद्र सरकार ने कुछ डायरेक्शंस, कुछ हिदायत दिए, पर वो जो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं वो उनको फॉलो नहीं करती हैं, तो इससे क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया तो देश को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हालात में 356 में आप स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो। स्टेट इमरजेंसी कैसे लगती है? या तो गवर्नर साहब रिपोर्ट करें, या प्रेसिडेंट को खुद ही पता चल जाए कि स्टेट में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे। डिटेल्स हम करेंगे, 6 महीने की लगती है कि साल की लगती है, ठीक है, वो हम उसी चैप्टर में करेंगे। और अगर भारत की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाए,
तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और जिन लोगों की सैलरीज रूटीन में नहीं कम की जा सकती, जैसे कि प्रेसिडेंट की, जजेस की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, फिर इस हालात में हम उनकी सैलरीज भी कम कर पाएंगे, कर सकते हैं। भगवान का शुक्र है फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी भी नहीं लगाई गई, राइट। सो ये 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाकी डिटेल तो आपको पता अब हमने करनी है। अगर हम फीचर्स को ही इतना इलाबोरेट करके पढ़ रहे हैं तो आई होप यू विल ट्रस्ट कि हम बाकी सारे टॉपिक्स भी प्रॉपर डिटेल में ही पढ़ेंगे, कंप्रोमाइज तो करेंगे नहीं आपके साथ, ये तो वादा कर दिया। बस आपको 2 चीजें करने को बोला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो राज मल्होत्रा IAS, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आते हैं हम 16th फीचर पे। 16th फीचर क्या है? 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है? सेंटर भी है, स्टेट्स भी हैं और लोकल बॉडीज भी हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। इसके लिए हमने क्या देखा हुआ, क्या ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को, कुछ काम केंद्र करेगा, कुछ स्टेट्स करेंगी, कुछ लोकल बॉडीज को दे दिए। बाय एस्टैब्लिशिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विच फॉर्म द 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास किया था। रूरल एंड लोकल गवर्नमेंट एडेड न्यू शेड्यूल दैट इज 11th एंड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1992 में ही, जिससे कि अर्बन लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटीज बनी, विच एडेड न्यू शेड्यूल 11 एंड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये शेड्यूल 11 एंड 12 है, टाइपिंग का थोड़ा मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। तो ये शेड्यूल 12 है, मैं इसको ठीक भी करवा दूंगा, 11 एंड 12, राइट। सो दिस इज 16th फीचर। अब रिसेंटली हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ऐड कर दी। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अब सबके पास फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये आर्टिकल 19(1)(c) भी ऐड हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ऐड किया गया टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B। पार्ट 9B ऐड किया गया और पार्लियामेंट को पावर दी गई टू रेगुलेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं तो पार्लियामेंट उनको रेगुलेट करेगा। ये 17th कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फीचर हो गया। इसके ऊपर भी डिटेल में आगे बात करेंगे। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द पास्ट क्वेश्चंस। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज बीन गिवन? सो भाई सिंपल, आर्टिकल 368, सी आंसर। ये HAS में पिछले सालों में क्वेश्चन आया हुआ है एक। देन विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड पंचायती राज इन इंडिया इन 1959? तो सबसे आसान क्वेश्चन था, राजस्थान ने किया था ना, इसको तो पता ही होगा सबको, नागौर में हुआ था, राइट। सो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन देखो आप पूछ रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 डील्स विद, तो ये तो हम सबको ही पता है, क्या है ये? राइट टू एजुकेशन, अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द रेंज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ए आंसर है। तो काफी स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में पॉलिटी को लेकर, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और अगले चैप्टर में अब हम करेंगे, अगले लेक्चर में सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में टेरिटरी एंड सिटीजनशिप भी कंप्लीट कर देंगे। सो अगले लेक्चर में अब हम सोर्सेज भी कर लेंगे, टेरिटरी भी कर देंगे, सिटीजनशिप भी कर देंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और राज मल्होत्रा IAS का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, राइट। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता भी देना। दिस विल एनकरेज मी एंड माय टीम टू वर्क हार्डर फॉर यू, टू वर्क मोर एफिशिएंटली फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्योंकि कल लेक्चर में बार बार बीच में स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, मैं उनसे इंटरेक्शन कर रहा था, तो आई थॉट कि एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर डाल के देख लेता हूं, टाइम भी बचेगा और ज्यादा अच्छे से डिस्कशन भी हो जाएगी। तो ये भी आप जरूर बताना कमेंट में कि क्या आप रिकॉर्डेड चाहोगे कि लाइव चाहोगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मंडे को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर मैसेजेस, योर कमेंट्स, लाइव या रिकॉर्डेड 5 बजे। टेक केयर देन, टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।